Good afternoon, students. Today we study about growth and development characteristics. इसके पहले हमने जो पढ़ा था वो हमने किसके बारे में पढ़ा था? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के स्टेजेस तक. ठीक है, हमने क्या देखा था कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होगी, है ना. कुछ की टर्म्स देखे थे, है ना. फिर हमने प्रिंसिपल्स देखे थे, उसके स्टेजेस देखे थे. ठीक है, फिर पोस्ट नेटल और प्री नेटल ग्रोथ कैसी होती है वो देखा था. अब हम आते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक पर. ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक मतलब होता है इसकी विशेषताएं क्या हैं. ठीक है, तो किस तरीके से इसको कैरेक्टराइज किया गया है. सबसे पहला इसको तो चार इसके कैरेक्टराइज्ड मतलब इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय 4 टाइप्स. ठीक है, तो क्या है इसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का कैरेक्टराइजेशन. सबसे पहले तो कैरेक्टरिस्टिक्स. ठीक है, यहाँ पे तो सबसे पहला इसका कैरेक्टरिस्टिक है इंडिविजुअल डिफरेंस. इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक है? इंडिविजुअल डिफरेंस. डिफरेंस. ठीक है, तो इंडिविजुअल डिफरेंस के अंदर क्या आएगा, जो कि चाइल्ड है रेयर ग्रोथ होती है ऐसी किसी भी इंडिविजुअल की, मतलब एक बाकियों से थोड़ा सा अलग होना, वो ग्रोथ में अलग तरीके से पेश होना, दैट इज़ कॉल्ड इंडिविजुअल डिफरेंस. हम इन डेप्थ में इसको डिटेल पढ़ेंगे, पहले मैं इसके टाइप्स लिख देती हूँ. ठीक है, यहाँ पे आएगा रेडीनेस okay of certain task. Okay, after that here I wrote rate of development. Okay, then after that changing growth rate over the years. Rate over the years. Okay, तो यहाँ पर क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंस में क्या आएगा कि कोई भी चाइल्ड डिफरेंट उसकी ग्रोथ ऑफ रेट अलग तरीके से हो, उसका पैटर्न अलग हो. ठीक है, ग्रोथ मतलब जैसे पैटर्न भी सेम हो पर ग्रोथ अलग तरीके से हो रही हो. फॉर एग्जाम्पल इफ़ एन इन्फेंट विल बी एबल टू बिफोर स्टैंडिंग, मतलब सिट बिफोर स्टैंडिंग, मतलब जैसे कोई छोटा बच्चा है उसकी ग्रोथ कैसे होती है. फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई छोटा बच्चा, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पकड़ के उठते हैं. ठीक है, अब एक इन्फेंट का एग्जाम्पल है. कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पकड़ के उठते हैं, क्रॉल करके पकड़ के किसी चीज़ का सपोर्ट लेके उठते हैं. कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बैठते हैं पहले खड़े होने से पहले, फिर बैठ के साइड से उठते हैं. ये आता है रेयरेस्ट कंडीशन. तरीका सबका सेम है, खड़े सबको होना है, पर डिफरेंट वे में उनकी ग्रोथ हो रही है. ठीक है, किसी के पैरों में बहुत ज़्यादा पावर रहती है बच्चों के, किसी के हाथ में, किसी होता है ना एक पर्टिकुलर रीजन में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ, तो वैसा है ना. विच इज़ एन अचीव, मतलब अपने आप में उनको बहुत बड़ा अचीवमेंट लगता है. सो दैट वो स्टैंडिंग को अलग तरीके से लेते हैं. तो वो किसके अंदर आता है? इंडिविजुअल डिफरेंस में. हर एक में अलग अलग तरीके से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है ना. तो हर एक का तरीका भी बहुत अलग होता है, किसी का कुछ किसी का कुछ.
तो कुछ बच्चे जो बैठ के उठते हैं, कुछ बच्चे कुछ सपोर्ट लेके उठते हैं, राइट। आफ्टर दैट हम क्या बात करते हैं इसके, रेडीनेस फॉर सर्टेन टास्क। रेडीनेस फॉर सर्टेन टास्क का मतलब ये होता है कि सर्टेन बिहेवियर, सर्टेन टास्क करने लग जाना। बच्चों का अचानक से कुछ एक पॉइंट पे ऐसी कैपेसिटी डेवलप हो जाना कि वो चीज़ हमने एक्सपेक्ट भी नहीं की और वो कर दें। तो इन्फेंट में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में ये बहुत अच्छा मतलब अच्छा, इसको क्या बोलेंगे कि बहुत अच्छी तरीके से ये बताया जाता है कि मतलब वो ये शो करते हैं कि अच्छे गुड कैरेक्टरिस्टिक है कि रेडीनेस रहती है हमेशा इन्फेंट में। हमेशा इन्फेंट इस चीज़ के लिए रेडी रहता है और उनका माइंड इतनी जल्दी कैच करता है कि वो एक कुछ भी ऐसा अनएक्सपेक्टेड सा कुछ भी क्यूरियस में आके कर दें। जैसे कि कोई भी ऐसा टास्क या आपकी नकल करना या आपका ये शो करता है ब्रेन एक्टिविटीज़ को, ठीक है। तो इस तरीके से टास्क परफॉर्म करना, दैट इज़ रेडीनेस फॉर सर्टेन टास्क। रेट ऑफ डेवलपमेंट, इसका मतलब क्या होता है, रेट ऑफ डेवलपमेंट मतलब डेवलप क्या हो रहा है। इन्फेंट बना, इन्फेंट न्यूबॉर्न था, इन्फेंट बना, इन्फेंट से टोडलर, टोडलर से प्री स्कूल, ठीक है, फिर स्कूल गोइंग एडोलेसेंट, लेट एडोलेसेंट, मिडिल एडोलेसेंट, अर्ली एडोलेसेंट, है ना। तो ये किसके अंदर में आएगा, रेट ऑफ डेवलपमेंट में। किस तरीके का डेवलप हो रहा है, ग्राफ इस तरीके से चल रहा है, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। तो ये फ्लक्चुएशन जो हो रहा है, इट विल शोन एज एन रेट ऑफ डेवलपमेंट। अब जैसे कि न्यूबॉर्न होता है, उसकी आंखें या वो देख इतना ज़्यादा उसको पता नहीं चलता है कि ये मेरी मम्मी है ये, पर जो न्यूबॉर्न होता है वो थोड़ा सा सेटल हो जाता है। सेटल होने के बाद वो उसको पता रहता है कि मेरी मम्मा है, ये मेरा ये है। फिर 6 मंथ बाद उसको क्लियरली बॉन्ड बन जाता है, ठीक है। फिर 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, लेट एडोलेसेंट तक ये जो डेवलपमेंट देख रहे हैं, कुछ ऐसा, फिर कुछ ऐसा, फिर कुछ ऐसा, अलग अलग तरीके से, दैट इज कम अंडर द रेट ऑफ डेवलपमेंट। चेंजिंग ग्रोथ रेट एंड ओवर द ईयर्स। अब यही है कि ग्रोथ रेट सोशो इकोनॉमिक लेवल्स के साथ बढ़ती है। सोशो इकोनॉमिक लेवल मतलब ये होता है कि समाज के विकास के साथ, मतलब जैसे तुम्हारे पेरेंट्स हैं, जिस तरीके से वो तुम्हारी पेरेंटिंग कर रहे हैं उस तरीके से तुमको बढ़ना होता है। तुम्हें उन चीज़ों की आदत होने लगती है, जैसे कि पापा को पापा, मम्मी को मम्मी, है ना, दादी को दादी, बुआ को बुआ। घर में जैसी चीज़ें चल रही है, जैसा कल्चर चलता है, जैसा खाना हम खाते हैं, हमको उसकी आदत हो जाती है, राइट। फिर हम अलग कल्चर का एडजस्ट करने में बड़े होने के बाद भी नहीं कर पाते हैं। सो ये थे इसके कैरेक्टरिस्टिक। हर एक कैरेक्टरिस्टिक को हमने समझा इन डेप्थ, ठीक है। इंडिविजुअल, रेडीनेस फॉर सर्टेन टास्क, rate of development, changing growth rate over the years, right? After that we have come to the types of growth. Types of growth. How many types of growth? There are 3 types of growth. First is biological growth. इसको ध्यान से समझना। बायोलॉजिकल ग्रोथ होती है, मोटर ग्रोथ होती है और सेंसरी ग्रोथ होती है। जो बायोलॉजिकल ग्रोथ होती है, ठीक है, जो बायोलॉजिकल ग्रोथ होती है उसमें हमारे जीन्स का काम होता है, जैसे कि हाइट, वेट, ठीक है, हेड सर्कमफेरेंस। हेड सर्कमफेरेंस मतलब हमारा सर का इतना हिस्सा हमारे पेरेंट्स के ऊपर जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारी हाइट हमारे पेरेंट्स के ऊपर जाती है, हमारा वेट हमारे पेरेंट्स के ऊपर। जैसे अगर किसी के पापा जेनेटिकली बहुत दुबले हैं तो बच्चों में भी ये चीज़ आएगी कि वो भी बहुत दुबला रहेगा। मम्मी मोटी है तो ऐसा इस तरीके से होता है। तो इसके 3 टाइप आएंगे। सबसे पहला आएगा बायोलॉजिकल, दूसरा आएगा यहाँ पे मोटर, डेवलपमेंट, तीसरा यहाँ पे आएगा अपना सेंसरी डेवलपमेंट।
ठीक है। तो बायोलॉजिकल और ये इनमें क्या होगा, मैंने बायोलॉजिकल अभी बताया कि इसमें क्या क्या आ जाएगा, हाइट आ जाएगी, ठीक है, वेट आ जाएगा, फिर क्या आएगा यहाँ पे, हेड सर्कमफेरेंस, ठीक है। फिर मोटर में फाइन मोटर एंड ग्रॉस मोटर, फाइन मोटर एंड ग्रॉस मोटर, ठीक है। फिर ईयर, आई एंड स्किन, इधर आ जाएगा आई, ईयर एंड स्किन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बायोलॉजिकल चेंजेस में हाइट आ जा रही है, वेट आ जा रहा है, क्योंकि ये बायोलॉजिकली इनबिल्ट हमारे जीन्स में आते हैं। जैसे किसी का कोई बच्चा बहुत नाटा रहता है क्योंकि उसके पेरेंट्स वैसे रहते हैं, ठीक है। कोई बच्चा बहुत हाइटेड रहता है तो क्योंकि उसके पेरेंट्स, उसकी जीन्स, जेनेटिक मटेरियल वैसे ट्रांसफर हुआ है, राइट। आफ्टर दैट मोटर डेवलपमेंट में क्या आता है, फाइन मोटर एंड ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट होता है। हम किस तरीके से डेवलप हो रही है, किस तरीके की, इसमें फाइन मोटर और ग्रॉस मोटर का क्या रोल प्ले है। फाइन मतलब छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें कैसे डेवलप हो रही है, जैसे होता है कि सेम चीज़ सेम तरीके से, जैसे हम बोलते हैं कि इसके पापा की आदत है, बिल्कुल पापा जैसे करता है, या फिर अपनी मम्मी के जैसे बोलती है ना। तो वो किसके अंदर आता है, फाइन मोटर और ग्रॉस मोटर। ये हमारा डेवलपमेंट का एक पार्ट होता है जो हम जेनेटिकली लेके आते हैं और हम इस तरीके से एक्ट करते हैं, बच्चे इस तरीके से एक्ट करते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट ये बात करते हैं हम आई, ईयर और स्किन की। ये किसके अंदर आता है, सेंसरी डेवलपमेंट। ये किस तरीके से, अब जैसे कि किसी को बर्थ डिफेक्ट में स्किन में या ईयर में कोई दिक्कत है तो पेरेंट्स का वो जो डेवलपमेंट है वो दिखेगा, ठीक है। फिर आई, ईयर मतलब आई हमारे पापा के जैसी हो सकती है, हमारी मम्मी के जैसे हो सकती है, इस तरीके से ईयर डेवलपमेंट होगा, पापा के जैसे कान दिखे यहाँ से। तो स्किन का कलर कौन सा है, ये सारी चीज़ें डिसाइड होती है ग्रोथ के टाइम पे, ठीक है। क्योंकि जब जो न्यूबॉर्न बेबी होता है, जब वो पैदा ही हुआ होता है, तो सारे बच्चों का कलर पिंकिश होता है और मतलब ऑलमोस्ट दे आर लुकिंग लाइक सेम, बट when they are grown up and after that we have seen, so there is a differentiation with newborn babies or infant, okay. Then we have come to the factor influencing the growth and development. What are the factors are influenced during the growth and development? So the very first factor is genetic factor, genes का factor, right? genes का क्या factor होगा, सो जेनेटिक फैक्टर्स कैसे अफेक्ट करते हैं, जैसे कि हाइट, बॉडी स्ट्रक्चर, कलर ऑफ स्किन, आई, हेयर, है ना। ये कैसे, देखो जैसे किसी के पेरेंट्स की आँख जो है वो कैसी है, कंजी होती है, ठीक है, अलग अलग तरीके की होती है कि डिफरेंट कलर ऑफ आई, है ना, उसका जो प्यूपिल है, जो लेंस है वो डिफरेंट कलर का होता है। सो अगर किसी के पेरेंट्स कैसे तो वो बच्चों में भी ट्रांसफ़र होगी, राइट, बच्चों में भी ट्रांसफ़र होगी। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर कलर ऑफ द आई इज़ टोटली डिफरेंट, ठीक है। उसके बाद हेयर, किसी किसी पेरेंट्स के हेयर्स बहुत अच्छे होते हैं, बहुत सिल्की होते हैं, तो वो, और किसी किसी के कर्ली होते हैं, तो वो किस में आ जाएगा, इन्फेंट में भी आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम जेनेटिक फैक्टर्स देखते हैं, ठीक है। इस तरीके से जेनेटिक फैक्टर अफेक्ट करते हैं। आफ्टर दैट क्या होता है यहाँ पे, थैलेसीमिया, हीमोफीलिया, ग्लाइकोमिया, ये सारी जो सिंड्रोम्स होते हैं ये भी आते हैं। जैसे डाउन सिंड्रोम जीन्स में आ जाता है, बच्चों को डाउन सिंड्रोम हो गया, ठीक है, टर्नर सिंड्रोम हो गया, क्लाइनफर्ड
वाला सिंड्रोम हो गया, ये सारे सिंड्रोम्स आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं सेक्स, किस तरीके के एज ग्रुप के बच्चों को किस मतलब कौन सा मेल फीमेल में कौन से एज ग्रुप के बच्चों को कौन सी डिजीज़ अफेक्ट करती है, किस तरीके का डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। जैसे कि गर्ल्स 11 ईयर्स तक, ठीक है, 12 तक उनके सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन डेवलप होने लगते हैं प्यूबर्टी की एज में, है ना। तो गर्ल्स जल्दी बड़ी होने की हो जाती है, पर बॉयज़ जो होते हैं उनको थोड़ा लेट एडोलेसेंस में मतलब बड़े होते रहते हैं, वो उनकी हाइट बढ़ेगी, बियर्ड आएगी, ये सारी। तो ये सारा किस में आ जाएगा, डेवलपमेंट में। अब यहाँ पे अफेक्ट करता है रेस और नेशनैलिटी। रेस मतलब होता है कि किसी एक जगह, जैसे इंडिया में नेशनैलिटी, इंडियंस थोड़ा डस्की कलर होता है, डिफरेंट एज मतलब डिफरेंट तरीके के दिखते हैं वो अलग, है ना। और कलर सबके, कोई फेयर है, कोई ऐसे, हर कलर के। पर यही चीज़ अगर हम फॉरेन कंट्रीज़ में देखें, ठीक है, अब्रॉड वगैरह में, तो वहाँ पे एक ही कलर के, सबकी आइज़ ब्लू होगी, सबके ऐसे अलग तरीके के दिखेंगे। फिर यहाँ पे हम फिलीपींस तक चल जाए तो रेड हेयर्स वाले लोग मिलेंगे। तो ये क्या होता है, रेड लैशेस, रेड ब्रोज, ये सारी चीज़ें रहेगी। तो ये अलग अलग रेसेस और अलग अलग नेशनैलिटी भी अफेक्ट करती है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को। फिर आता है एनवायरमेंटल फैक्टर। एनवायरमेंटल फैक्टर में क्या होता है, पेरेंटल फैक्टर होता है, मैटरनल फैक्टर होता है, मैटरनल इन्फेक्शियस फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। जैसे कि पेरेंटल फैक्टर जो होता है उसमें क्या होता है, पेरेंटल फैक्टर में वेरियस कंडीशन, जैसे कि फीटल की ग्रोथ कैसे हो रही है, ठीक है, यूट्रस का साइज़ कितना है, कितना ग्रो कर रहा है, ये सारी चीज़ें हम किस में देखते हैं, पेरेंटल फैक्टर में। मैटरनल माल न्यूट्रिशन, अगर मदर जो है माल न्यूट्रिशन है, अंडर न्यूट्रिएंट है ना, एनेमिक है, तो ये सारी चीज़ें किसके ऊपर इफेक्ट डालेगी, जो न्यूबॉर्न है, जो फीटस या एम्ब्रॉय कह लो उसको, ठीक है, वो है, उसके अंदर भी वो चीज़ें जाएगी और वो चीज़ें उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में अफेक्ट करेगी, ठीक है, ड्यूरिंग दी एंटीनेटल और ड्यूरिंग दी फीटस व्हेन इट इज़ इन अ वूम की कंडीशन में वो सारी चीज़ें अफेक्ट डालेगी। उसके बाद हम देखते हैं मैटरनल इन्फेक्शन। अब यहाँ पे मैटरनल को अगर जो मदर है उसको इन्फेक्शन है, जैसे कि HIV है, HBV है, ये ट्रांसफ़र होगा प्लेसेंटा से, प्लेसेंटा के थ्रू किस में जाएगा, फीटस में। अब फीटस में जाएगा तो वो भी अफेक्टेड हो गया। तो यहाँ पे ये जो कंडीशंस हैं ये बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रही है, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स थे। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे मैटरनल सब्सटेंस अब्यूज़। तो मैटरनल कौन कौन से सब्सटेंस अब्यूज़ हो रहे हैं, मतलब मदर क्या क्या यूज़ कर रही है, जैसे स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, अल्कोहलिज्म, ड्रग्स वगैरह, ठीक है। तो अल्कोहलिक्स की चीज़ें यूज़ करेगी तो इसमें भी बच्चे के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट करेगी ये सारी चीज़ें। फिर आता है मैटरनल इलनेस। तो मैटरनल इलनेस में जैसे हाइपरटेंशन है, हाइपोटेंशन है, हार्ट डिजीज़ है, एनीमिया है, तो ये सारी चीज़ें भी अफेक्ट डालेगी कहीं ना कहीं फीटस में, क्योंकि अगर इनके ड्रग्स वगैरह ले रहे हैं या इनको खा रहे हैं तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेगी, ठीक है। उसके बाद हार्मोन्स, है ना, हार्मोन्स भी बहुत ज़्यादा, अगर एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का जो है वो डिसबैलेंस हो गया या वो इम्बैलेंस हुए तो उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पर बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेगा ये चीज़, ठीक है। और जैसे ये अफेक्ट करेगा ये मतलब इस तरीके से हो जाएगा कि नहीं मतलब हो पाएगा तरीके से, क्योंकि हार्मोनल डिसबैलेंस होने की वजह से प्रेगनेंसी में मिसकैरेज होने के बहुत सारे चांसेस होते हैं। और फिर अगर वो नहीं भी होता है तो मिसकैरेज नहीं भी होता है तो फीटस के डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा, अगर वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी में कन्वर्ट हो गया तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो जाएगी। या फिर अगर वो ऐसे ही हो गया तो एब्रेप्शिया प्लेसेंटा या ये सारी चीज़ें होने के चांसेस रहते हैं, है ना। तो इस तरीके से ये हार्मोन्स का फैक्टर्स है, ठीक है। पोस्ट नेटल एनवायरमेंटल फैक्टर अलग होंगे, ग्रोथ पैटर्न कैसा है, न्यूट्रिशन कैसा है, कल्चर कैसा है, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है। अगर इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी है तो मदर को अच्छी केयर मिलेगी जिससे कि वो अच्छा खाएगी और डेवलपमेंट ज़्यादा होगा,
है ना। इस तरीके से बर्थ ऑर्डर, चाइल्ड कैसा है, प्ले एक्सरसाइज कैसी है, मदर की ड्यूरिंग दी मतलब फीटल टाइम, एंटी फीटल टाइम मतलब जब बच्चा वूम में है तब, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे फैक्टर्स किस में होंगे, और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स आल्सो अफेक्ट टू द मदर एंड द चाइल्ड, मतलब अगर साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेगा ये सारी चीज़ें, तो इस तरीके से, ठीक है। तो ये सारे चीज़ें हमने किस में देखी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होता है, ठीक है, कौन कौन से उसमें फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, कितने टाइप का होता है, उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, ठीक है, कौन कौन से प्रिंसिपल्स उस पर अफेक्ट करते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने, और उसके स्टेजेस क्या हैं, ये सारी चीज़ें हमने किस में देखी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। और उसके बाद हमने इसके की टर्म्स देखे। तो आगे हम पढ़ेंगे पॉल्यूटिंग ग्रोथ चार्ट, ठीक है, किस तरीके से 6 to 12 मंथ में कितना कितना होता है पॉल्यूटिंग ग्रोथ, मतलब सिस्टमिक चेंजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैसे होगा, ये सारी चीज़ें, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ, पॉज करो। तो फिर हम इसके इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल वगैरह देखेंगे कैसे देते हैं, ठीक है। फिर हम इसकी डिजीज़ कंडीशंस में आएंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की, ठीक है। तो अभी आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट जो हम इसका टॉपिक है वो कल कवर करते हैं, ठीक है। थैंक यू क्लास, थैंक यू।